हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th एंड 12th के, और इसी 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी नियम हैं, जो भी प्रवेश प्रक्रिया है, एग्ज़ाम देने की जो भी प्रक्रिया है, वैसी ही 5th बोर्ड 8th बोर्ड की है। और इसी का ही रूप आपके अदर जो आप लोकल एग्ज़ाम हैं उनमें दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी बोर्ड से संबंधित नियम हैं, ये सभी आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अंत में वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। परिशिष्ट 4 में हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे कि कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इनसे आगे के जो ये परिशिष्ट 5 पढ़ लिया था दोस्तों। परिशिष्ट 5 में कोई बच्चा रेगुलर है, संपूर्ण विषय में पास हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी की सारी हमने कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, अब हम इससे आगे के और चर्चा कर रहे हैं पॉइंटों पर, और ये समझते हैं। इस बोर्ड या अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद उसी परीक्षा में दोबारा श्रेणी 1 में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। तो यह ध्यान रखें, एक बार यदि कोई परीक्षा वह उत्तीर्ण कर लेता है तो फिर से सारे के सारे श्रेणी 1 में वह प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाती है। ये पीछे आपको क्लियर है। श्रेणी सुधार अथवा अंकों में सुधार या अतिरिक्त विषय के लिए श्रेणी सुधार हो जाए या कोई अंकों में सुधार हो जाए या अतिरिक्त विषय के लिए जो नियमित परीक्षार्थी के रूप में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएंगे जो इस वर्ष नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हों। ठीक है, गत वर्ष के आधार पर उन्हें नियमित नहीं माना जाएगा। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखें, आपको इस साल फिर से एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम का तरीका चाहे आपका श्रेणी सुधार का हो, चाहे आपका अंकों में सुधार का हो, चाहे आपके अतिरिक्त विषय का हो। कंडीशन यही है कि वो नियमित फॉर्म भरे, रेगुलर फॉर्म भरे। ठीक है, प्राइवेट वाला वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान अथवा गणित और संस्कृत साहित्य विषय में से किसी एक विषय को अतिरिक्त विषय में अपनी नियमित मुख्य परीक्षा के साथ देने में सुविधा प्रदान की गई है। यदि कोई विज्ञान वर्ग है और उसको जीव विज्ञान अथवा गणित एवं संस्कृत साहित्य विषय में से किसी एक विषय में अतिरिक्त नियमित परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि आपको जो यह है एक री का है और
एक हम कोई अतिरिक्त जो विषय और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना, कि हम चाह रहे हैं कि एक और विषय हम उसमें ऐड कर दें, अतिरिक्त ले लें। तो उसके लिए विज्ञान वर्ग में जैसे किसी बच्चे ने मैथ से कर रखा है तो वह बायो से भी कर सकेगा, या बायो से कर रखा है तो वह एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है एडिशनल जिसे हम कह देंगे, जिसका एक परफेक्ट नाम हम बार बार यूज में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट में बायो वाला मैथ ले सकता है, मैथ वाला बायो ले सकता है, और संस्कृत विषय में से भी किसी एक विषय को अतिरिक्त में की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में उक्त विषय के अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से भी किसी एक विषय का चयन अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा सकेगा। तो संस्कृत, ठीक है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसे हम आईटी बोल देते हैं, वो भी अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकता है। जो भी परीक्षार्थी है चौथा और पांचवा विषय भी लेना चाहे, निर्धारित कॉलम में अपना विषय अंकित कर दे। अतिरिक्त विषय में बैठने के लिए 600 रुपये अलग से देने होंगे। इन विषयों में परीक्षा एक सत्र में एक साथ दे सकते हैं। जो परीक्षार्थी संस्कृत साहित्य विषय लेंगे उनके लिए संस्कृत कला वर्ग वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम परीक्षा योजना रहेगी। ठीक है, संस्कृत विषय यदि कोई लेता है तो वह कला वर्ग के लिए। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को जीव और गणित है, जीव और गणित है, और विज्ञान वर्ग में ही कंप्यूटर और ये भी ले सकता है। संस्कृत विषय साहित्य विषय लेंगे उनके लिए संस्कृत कला वर्ग का पाठ्यक्रम परीक्षा योजना रहेगी। नियमित परीक्षार्थियों को अतिरिक्त लिए गए विषयों का अध्ययन स्वयं के स्तर पर करना होगा। उनकी प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। अतिरिक्त विषय की सुविधा केवल विज्ञान विषय के स्वयं पाठी नियमित परीक्षार्थियों को ही दे होगी। कृषि कला वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों को 3 वैकल्पिक विषयों के साथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस विषय की अतिरिक्त विषय के रूप में वो ले सकेंगे। तो ये जो अतिरिक्त विषय है, ये विज्ञान वाले जो विषय हैं, जो विज्ञान संकाय है, उस विज्ञान संकाय में जो प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसके लिए यह देय है। कृषि कला में कंप्यूटर भी अगला ले सकता है। बोर्ड परीक्षा विषय में चयन हेतु बोर्ड द्वारा प्रकाशित विवरणिका 20-21 का अध्ययन करें, जो हम 21-22 की बात कर लेते हैं और 22-23 की अब चलेगी। यह बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। छठा पॉइंट यह है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थियों को
जो श्रेणी 2 के अंतर्गत परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो रहे हों अथवा श्रेणी 6 के अंतर्गत, श्रेणी 2 के अंतर्गत और श्रेणी 6 के अंतर्गत, जो पीछे आप पढ़ चुके हो, श्रेणी 2 और श्रेणी 6। इस हेतु परीक्षार्थी आवेदन कर रहे हैं तो गत वर्ष में अनुत्तीर्ण रहने पर पुनः परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हों तो उन्हें पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा, चाहे वे पहले प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों। ठीक है, तो श्रेणी 2 और श्रेणी 6 में यदि वो अतिरिक्त विषय लेता है, यदि वो संपूर्ण विषय फिर से करता है एक बार कि जो उसको छूट दी जाती है, तो प्रायोगिक परीक्षा उसको फिर से देनी होगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर से देना होगा। परीक्षार्थियों को यह संदेश देवें कि जिन विषयों का विद्यालय अध्ययन कर रहे हैं वे आवेदन पत्र में उनका ही उल्लेख करें। वे विषय वही होने चाहिए जो विद्यालय को मान्यता प्राप्त हैं। यदि किसी विषय में परीक्षार्थी को स्व अध्ययन की अनुज्ञा दी गई है तो आवेदन पत्र व सूची में अंकन करते समय इस बात का उल्लेख कर दें कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए स्व अध्ययन की अनुज्ञा बोर्ड से लिखित रूप में प्राप्त करना आवश्यक है। यह एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि यदि कोई बच्चा 10th में नहीं 12th में उच्च माध्यमिक में और वह स्व अध्ययन कर रहा है, स्व अध्ययन का मतलब यह है कि वहाँ उस स्कूल में वो विषय नहीं हो, तो फिर क्या होगा? यही है, यदि किसी विषय में परीक्षार्थी को स्व अध्ययन की अनुज्ञा दी गई है तो आवेदन पत्र और सूची में इसका लेखन कर दें कि बोर्ड द्वारा लिखित में यह प्राप्त है और प्राप्त की गई अनुज्ञा की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। विद्यालय स्तर पर स्व अध्ययन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, अतः सत्र प्रारंभ होने पर ऐसे प्रकरण बोर्ड को प्रेषित की जाएं और इसी बोर्ड के द्वारा ही अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 7वां पॉइंट हो गया, पेज नंबर 10 हो गया। पेज नंबर जो 11 है, यदि किसी विद्यालय की कक्षा 9 व 10 में जो संस्कृत है उसके स्वीकृत विषयों में से कोई विषय उस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो विद्यार्थी उस विषय का अध्ययन एवं परीक्षा लेना चाहता है तो विद्यार्थी में स्व अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान द्वारा दी जा सकती है। बोर्ड में तो शाला प्रधान की अनुमति से कार्य नहीं चलेगा, यानी बोर्ड का मतलब 12th एग्ज़ाम में, परंतु 12th एग्ज़ाम में प्रिंसिपल को किसी बोर्ड के द्वारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11 और 12 में अधिकतम एक विषय में स्व अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर बोर्ड कार्यालय द्वारा दी जा सकती है और जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है
उन विषयों में सामान्यतः स्व अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी, किंतु निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित होने पर भी स्व अध्ययन की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखें कि यदि कोई स्कूल है और वहाँ मैथ्स है और वो मैथ्स स्कूल में यदि कोई बच्चा एडिशनल बायोलॉजी करना चाहे, ठीक है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बायोलॉजी उस स्कूल में नहीं कर सकता है। बच्चा तो कर लेगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल की तरफ से दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल लैब नहीं है। निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित होने पर भी स्व अध्ययन की उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है। संगीत, गृह विज्ञान, टंकन लिपि, कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। स्व अध्ययन शुल्क हेतु परिशिष्ट के 6 के बिंदु 9 देख लें, पीछे देखा है। माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशिका माध्यमिक परीक्षा में तथा उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि वरिष्ठ उपाध्याय उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे प्रवेशाज्ञा दी जाएगी। माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशिका परीक्षा में माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और परीक्षार्थी प्रवेशिका माध्यमिक परीक्षा में और उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा परीक्षार्थी वरिष्ठ उल्टा हो गया तो उसे प्रवेशाज्ञा दी जाएगी। माध्यमिक वाला प्रवेशिका में और प्रवेशिक वाला माध्यमिका में जाएगा या उच्च माध्यमिक उपाध्याय में, तो इंटरचेंज होने पर भी उसे प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रवेशिका में वे ही नियमित परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होंगे जिन्हें कक्षा 9 में संस्कृत उत्तीर्ण की हो। ठीक है, प्रवेशिका में संस्कृत होनी अनिवार्य है। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्याय में भी 11वीं में संस्कृत विषय होना आवश्यक है। 9वीं और 11वीं की अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, प्रवेशिका या उपाध्याय वाली स्कूलें संस्कृत विद्यालय होता है। कौन सा विद्यालय होता है दोस्तों? संस्कृत विद्यालय। इसमें एक अतिरिक्त विषय संस्कृत अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला वर्ग के अंतर्गत संगीत विषय लेने वाले परीक्षार्थियों को आवेदन पत्रों में संगीत विषय के साथ उनकी विधा भी लिखनी है। संगीत विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों के साथ संगीत विषय के साथ उनकी विधा भी लिखनी है। जैसे संगीत विषय में कोई परीक्षार्थी कंठ संगीत की विद्या लेता है तो आवेदन पत्र में संगीत कंठ लिखा जाएगा। संगीत में उनकी विधा भी लिखनी है, मोड, जो भी मोड है कि वो कंठ में पारंगत हो रहा है। ठीक है,
वो आपके नासा के द्वारा है। उसको तो यदि कोई विद्यार्थी संगीत में वाद्य लेता है, ठीक है, तो संगीत लिया और संगीत में उसको लिखना पड़ेगा कि वह संगीत में कौन सी विधा ले रहा है। ठीक इसी प्रकार आवेदन पत्र में संगीत के आगे वाद्य या अन्य कोई परीक्षार्थी नृत्य लेता है तो नृत्य कोष्ठक में लिखा जाएगा। इसी प्रकार सितार या वायलिन या बांसुरी, सितार, वायलिन, बांसुरी, सरोद, इसराज, दिलरुबा में से जिसका चयन किया गया वही लिखा जाएगा। इनके कोड आप लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आप ध्यान रखें कि सितार, वायलिन, बांसुरी, सरोद, इसराज और दिलरुबा में से आपको जिसका भी चयन करें उनको आप कोड में से लिख लें। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक परीक्षार्थी आवेदन पत्र के लिए सभी श्रेणी सेकंड के परीक्षार्थियों को इस सत्र के लिए निर्धारित योजना परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। यह भी एक कंडीशन आप ध्यान रखें। उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में अंग्रेजी अथवा हिंदी में ही उत्तर लिखने होंगे। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में परीक्षार्थियों को उसी भाषा में या प्रश्न पत्र में दिए जाने के निर्देश के अनुसार ही उत्तर देना है। संस्कृत को संस्कृत में, उर्दू को उर्दू में। लेकिन जो भाषा के अलावा जो विषय हैं उसमें या तो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है या फिर आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना है। क्लियर? आवेदन पत्रों के साथ विद्यालय प्रधान को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि जो भी आवेदन पत्र अग्रेषित किए गए हैं उनमें अंकित विषय वर्ग परीक्षार्थी में विद्यालय बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है। इस प्रमाण पत्र के साथ संबद्धता प्राप्त करने के लिए बोर्ड के पत्रों की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि भी संलग्न करें। जो भी बोर्ड के द्वारा उनको दिया गया है मान्यता वो। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो मूक बधिर परीक्षार्थी हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको माध्यमिक परीक्षा में तृतीय भाषा अनिवार्य में छूट प्रदान की गई है। यदि मूक बधिर विद्यालय छात्र अध्ययनरत है तो उनके लिए उन्हीं के बनाए गए प्रश्न पत्र आधारित प्रणाली में परीक्षा देना चाहते हैं तो वे शाला द्वारा पूर्व में सूचना दी जानी आवश्यक है। उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी अनिवार्य विषय में छूट समाप्त कर दी गई है। ठीक है, जो मूक बधिर परीक्षार्थी हैं उनको तृतीय भाषा विषय नहीं देनी है। तृतीय भाषा विषय के एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि मूक बधिर कोई बच्चा है, ये बात और ध्यान रखें, और वो अपने ही, क्योंकि मूक बधिर का अलग से पेपर बनता है, उस पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा कम भी आता है,
तो उसके लिए बोर्ड को सूचित करना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक यानी 12वीं कक्षा में, ये 10वीं की बात हो रही है, 12वीं कक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य की विषय को, पहले अंग्रेजी अनिवार्य विषय था, उसमें वह छूट ले सकता था, परंतु वह छूट अब समाप्त कर दी गई है कि वह छूट नहीं मिलेगी। अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इस बोर्ड की श्रेणी सुधार, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। ये बात फिर से रिपीट हो गई है दोस्तों। – 2011 की परीक्षा से नियमित रूप से अध्ययन छात्रों के लिए आयु सीमा के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। आप कितनी भी उम्र के हो, आसानी से बोर्ड परीक्षा दे सकते हो। जिन परीक्षार्थियों को इस बोर्ड द्वारा अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया गया है, उनके आवेदन पत्र आप ध्यान रखें, आगे अग्रेषित न करें। ठीक है। चेतावनी: शाला प्रधान केवल अपने ही विद्यालय में अध्ययन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करे। यदि आपने किसी असंबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय ब्रांच के आवेदन पत्रों को अग्रेषित कर दिया तो लिखित रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को दी जाएगी और इसे अपराध माना जाएगा और वैधिक कार्रवाई भी की जाएगी। विद्यालय की संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी और अंग्रेषित सभी आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त शाला प्रधान को ही होगी। तो यह भी एक दोस्तों ध्यान रखें, विद्यालय के समय पर न्यून यदि उपस्थिति पत्र प्राप्त नहीं होता है, विद्यालय के द्वारा या से न्यून उपस्थिति पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रपत्र प्राप्त नहीं होने पर सभी परीक्षार्थियों के वेबसाइट अपलोड तो न्यून उपस्थिति वाले तथा नाम पृथक वाले छात्र की प्रवेश छात्र को नहीं देने की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। छात्र प्रवेश पत्र छात्र को नहीं देना है। उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र में रोके गए प्रवेश पत्रों की सूचना परीक्षा से 10 दिन पूर्व बोर्ड कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट या कोई भी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा जो टिका रहता है, वो कुछ नियम कायदे कानून पर टिका रहता है। तो उसी नियम और कायदे कानून पर यह बोर्ड की जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है और जो भी आवेदन से लेकर फाइनल रिजल्ट आता है तब तक वो सारे के सारे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपको बखूबी याद रखनी है और कतई आपको दिक्कत नहीं होगी यदि ये सारे बातें ध्यान रखें। तो बोर्ड ने यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बच्चे की उपस्थिति न्यून है, आपने उसको NSO कर दिया, नेम सब्सट्रैक्ट ऑफ कर दिया है, नाम पृथक कर दिया है, तो हम यानी बोर्ड जो है वो कह रहा है कि हम तो बोर्ड
की वेबसाइट पर वो जितने भी एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड करेंगे। आपकी जिम्मेदारी यह है कि जिनकी उपस्थिति है उनके प्रवेश पत्रों को रोका जाए, संबंधित छात्र को नहीं दिया जाए और बोर्ड को 10 दिन पूर्व इसकी सूचना भी भेजी जावे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में किसी भी कारण से नहीं बैठेंगे। ठीक है, निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखें। बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड अनुदेशिका को प्रवेश परीक्षा पात्रता आदि में ध्यानपूर्वक पढ़ें और कार्रवाई करें। माध्यमिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय व्यावसायिक परीक्षा 2022 के समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र पर यथास्थान होने आपको यह प्रमाणित करना होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होने की समस्त योग्यता रखता है और 2022 में यह प्रमाणीकरण के साथ यह भी बताना होगा कि बाहर का है तो वह पात्रता प्रमाण पत्र मूल जो है वो संलग्न किया जावे। तो ये बातें दोस्तों काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, फिर से रिपीट हो रही हैं। पेज नंबर 11 आपने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, ठीक है, और पेज नंबर 12 की। पेज नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है? नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को 20% सत्रांक जो मिलता है बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दिए जाएंगे। बिल्कुल बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि नियमित रूप से प्रविष्ट हो रहा है तो इस वर्ष प्राप्त सत्रांक दिए जाएंगे। पुनः प्रविष्ट हो रहा है, नियमित हो बन रहा है, अच्छी बात है। गत वर्ष के सत्रांकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। स्व अध्ययन की अनुज्ञा, जो स्व अध्ययन है दोस्तों, उस स्व अध्ययन की अनुज्ञा प्राप्त परीक्षार्थियों को केवल उस विषय में स्वयं पाठी परीक्षार्थी के समान आनुपातिक रूप से सत्रांक प्रदान किए जाएंगे। तो यदि कोई बच्चा फेल हो चुका है, पुनः एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए तो दोस्तों यह ध्यान रखें कि गत वर्ष जो सत्रांक मिले थे उसकी पुनरावृत्ति न की जाए। और यदि कोई बच्चा प्राइवेट है, ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सत्रांक है आनुपातिक रूप से दिए जाएंगे। विद्यालय प्रधानों, अग्रेषण अधिकारी, केंद्राधीक्षकों को निश्चित कोड आवंटित किया गया है जिसमें जिले, विद्यालय स्तर आदि की सूचनाएं सम्मिलित होंगी। सभी विद्यालय प्रधान रबर सील तैयार करवा लें जिसमें यह कोड भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो यह ध्यान रखें, जो इनको कोड दिया गया है वह कोड रबर सील द्वारा तैयार करवा लें और यह उसमें सम्मिलित होना चाहिए। बोर्ड से पत्र व्यवहार करते समय इसी सील को ही प्रयोग में
लेवें। अन्य कोई भी सील ऐसे नहीं कि आप काम में ले लें। विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की सूचना दे रखी है। अन्य प्रमुख निर्देश ये है परिशिष्ट 6। तो अभी तक आपने दोस्तों परिशिष्ट 5 की बात की थी। तो परिशिष्ट 5 अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिनमें नियमों का भंडार है। ठीक है। माध्यमिक परीक्षा में स्वयं पाठी परीक्षार्थी प्रविष्ट अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में नियमित दिया जाएगा और एसओ में कक्षा 9 की बाध्यता खत्म। उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी स्वयं पाठी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को नियमित और 11वीं की बाध्यता खत्म। ठीक है। यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है, फिर से एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए इसका मतलब वह है 9वीं से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो बोर्ड को पहुंचे जा चुके हैं। अब उसको केवल वह है 10th फेल या 12th फेल की मार्कशीट ही लगानी है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो दूसरा नियम है, कक्षा 9 से 12 तक पुनः प्रवेश हेतु 2011 में अधिकतम आयु को समाप्त कर दिया गया है। यह बात भी फिर से रिपीट हो गई है। नियमित परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग से बढ़ाकर 25 मीटिंग कर दी गई है। यदि कोई बच्चा अपसेंट हो रहा है तो शाला प्रधान द्वारा जो छूट है वो 15 मीटिंग थी पहले, और उस 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? 25 मीटिंग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जाएगी। शाला प्रधान कुल जो 25 मीटिंग है, ठीक है, वो अपने स्तर पर ही दे देगा कि 25 दिन तक यदि वो बच्चा अपसेंट रहता है, 25 मीटिंग यानी 25 दिनों तक वो यदि अपसेंट रहता है तो उसकी छूट शाला प्रधान द्वारा दे दी जाएगी। दृष्टि बाधित, सूर्यमुखी, सेरिब्रल पॉल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता, मायोपिया के अतिरिक्त इस वर्ष से विमंदित अधिगम अक्षमद परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय श्रुत लेखक दिया जाएगा। यदि इस तरह के कोई भी कंडीशन है तो दोस्तों इसके लिए जो मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत जो प्रारूप है उसमें प्रस्तुत करने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय उसको दिया जाएगा। और इसके लिए जो श्रुत लेखक की जो स्थिति है वो 1 घंटा अतिरिक्त समय दे होगी। ठीक है, उसको 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा। विशेष योग्य आवश्यकता और परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा 20 मिनट प्रति घंटे
के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थी हों उनको प्रत्येक परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा के अनुसार, प्रति घंटे की 20 मिनट, यानी 3 घंटे तो 20 × 60 वो हो गया, और कुछ अतिरिक्त और। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रारंभ के 2 माह पूर्व कार्यालय को भेजें। तो इस तरह का यदि कोई भी छात्र या छात्रा हो, तो इस तरह का कोई भी छात्र या छात्रा हो, तो जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र, मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र 2 माह पूर्व कार्यालय को भेजें। 40% से अधिक 74% तक अतिरिक्त समय और 75% और 75 से अधिक विकलांगता तथा लिखने में असमर्थ होने पर श्रुत लेखन देय होगा। ठीक है। यदि कोई बच्चा है वो 40 से 74 के बीच है, 40% से 74% के बीच है, तब तो उसको दोस्तों मिल जाएगा अतिरिक्त समय। और 75 से वह अधिक है तब उसको एक श्रुत लेखक भी मिल जाएगा, यानी श्रुत लेखक के रूप में वह असमर्थ होने पर अतिरिक्त देय होगा। न्यायालय प्रकरण में परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक न्यायालय के आदेश और परीक्षा आवेदन कार्यालय में प्राप्त हो जाते हैं। तो न्यायालय प्रकरण में परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक न्यायालय के आदेश और परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनकी परीक्षा परीक्षार्थियों की सुविधानुसार क्षेत्र में कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों को अजमेर मुख्यालय के किसी केंद्र पर परीक्षा, अन्यथा अजमेर ही देनी पड़ेगी परीक्षा, तो ये ध्यान रखें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। शाला प्रधानों द्वारा प्रदत्त आईडी पासवर्ड से वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्रों को हार्ड कॉपी प्रमाणित करने के पश्चात अयोग्य परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र रोकते हुए परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जो अयोग्य है उनको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ें तो आप छोड़ लेना, रख लेना। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात परीक्षार्थियों के प्रलेखशालाओं को डाक द्वारा विलंब से पहुंचने, अप्राप्त रहने की शिकायतों के मद्देनजर परीक्षा परिणामों की तिथियों के अनुसार बोर्ड प्रलेखों को नोडल केंद्रों पर प्रेषित किए जाएंगे, जहां से संबंधित शाला प्रधान अपने शाला प्रतिनिधि को भेजकर मूल प्रलेख शीघ्र परीक्षार्थियों को वितरित कर सकें। ठीक है, बोर्ड द्वारा नोडल को भेज दिए जाते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से ये सारी की सारी चीज़ें मंगवाएं। परीक्षा से पूर्व यदि बीच के अध्ययन में अंतराल हो रहा हो तो अंतराल के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अंतराल 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, साल भर का ही मान्य होगा।
ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आगे है, निजी संस्था जो है और उनके संस्था प्रधान अपने विद्यालय का वार्षिक शुल्क ऑनलाइन भरने से पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। तो विद्यालय का वार्षिक शुल्क है जो बोर्ड की मान्यता से संबंधित है, वो फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें यह पाबंदी नहीं है। साल में छात्र 1 से 10 तक होने वाले प्रति परीक्षार्थी एक परीक्षा शुल्क की राशि के साथ स्वयं अध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। साला परीक्षा शुल्क परीक्षा साला शाखा प्रथम द्वारा प्राप्त किया जाएगा। छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश परीक्षा सेकंड पात्रता 28/11 दिनांक 30/5/2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र 2000 की छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर दंड राशि आरोपित होगी। अगले वर्ष वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो प्रति छात्र 10,000, ठीक है, और आदेश क्रमांक के इसके अनुसार 2021 से प्रत्याहृत कर दिया गया है। तो यह एक छोटी सी कंडीशन है दोस्तों, यह ध्यान रखें कि शाखा में जो छात्र संख्या 1 से 10 है वो प्रति परीक्षार्थी एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वयं अध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी और इसका शुल्क परीक्षा शाखा प्रथम द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन 10 से अधिक हो गए और उसकी अनुमति तो होनी थी, 2000 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो यदि वही गलती दोहराता है 10 तक तो ठीक है। इसी प्रकार फिर यह दंड बढ़ता जाएगा। नियमानुसार स्वयं अध्ययन शुल्क पर 600 रुपये प्रति छात्र यथावत रहेगी। साला में को जिन विषयों से मान्यता है उसकी फ़ोटो संलग्न करें और डाटा प्रोफाइल भी अवश्य भरें। तो दोस्तों यह आप ध्यान रखें, 1 से 10 परीक्षा शुल्क की राशि स्वयं अध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। असाधारण परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक स्वयं अध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। इस तिथि के पश्चात विलंब से प्राप्त होने वाले स्वयं अध्ययन के प्रकरणों को प्रशासनिक आदेशों एवं निर्धारित शुल्क होने पर परीक्षा द्वितीय शाखा द्वारा अनुज्ञा दी जाएगी, द्वितीय शाखा द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप अगला पॉइंट ध्यान रखें। 10वां पेज नंबर 12। नेक्स्ट पेज नंबर 13 और पॉइंट हैं आपके 11वां और 12वां। यदि साला की चूक से वांछित विषय में स्वयं अध्ययन की अनुमति नहीं ली गई है तो परीक्षा में प्रविष्ट होने के बाद स्वयं अध्ययन की अनुमति चाहिए तो दुगनी परीक्षा शुल्क लेकर स्वयं अध्ययन की अनुज्ञा परीक्षा सेकंड द्वारा दी जा सकती
सकती है। जाएगी नहीं, दी जा सकती है। यह बात और थोड़ा सा आप दोस्त, दी जा सकती है डबल शुल्क लेकर। बोर्ड द्वारा माध्यमिक परीक्षा के आवेदन पत्रों को अग्रेसित करते समय राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प्र 99 राज ग्रुप 6 2002 2 दिनांक 18/3/2002 अप्रैल 2002 में लेखा विज्ञ में प्रकाशित द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थियों से जाति और मूल निवास के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवें तथा उन्हें संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा प्रेषित करें ताकि बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित हो तो उन्हें अंक तालिका के साथ ही जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएं। इस मामले में कोई कोताही न की जाए। प्राप्त कर लें। जाति और मूल के लिए आवेदन प्राप्त कर लें। ठीक है। जिन परीक्षार्थियों ने आपके विद्यालय में स्थानांतरण होकर प्रवेश लिया है तो दोस्तों उसकी टीसी तथा अंक तालिका संस्था प्रदान से प्रमाणीकरण अवश्य करवाएं। फर्जी लेखों के आधार पर समझ जिम्मेदारी होगी और होती है और होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने यह बोर्ड फॉर्म भरने के लिए जो भी निर्देश थे या बोर्ड के फॉर्म आगे जो एग्ज़ाम फिर रिज़ल्ट से निर्देश जो भी थे वो हमने पढ़े हैं। इसी तरह से अंतिम लास्ट जो एक वीडियो है वो हम और बनाएंगे, उसमें हम यह सारी बातें और क्लियर करेंगे, जिसमें परिशिष्ट 7 का अध्ययन करेंगे। समस्त जो शाला प्रधान हैं उनके यह निर्देश हैं, 6 निर्देश हैं। साथ ही साथ परिशिष्ट 8 लेंगे जिसमें विद्यालय की कोड लिस्ट हैं। ठीक है। फिर हम परिशिष्ट 9 लेंगे जिसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित और काफ़ी जानकारियाँ। फिर परिशिष्ट 10, 11 और फिर अंत में दोस्तों आपके परिशिष्ट 12 का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। लगभग प्रयास यह रहता है कि एक वीडियो आपके समक्ष अपलोड कर दिया जाए। ठीक है। इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आपने यह पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Have a nice day.